दिस इज एन ओपन लेटर टू एनटीए। वैसे तो मैंने आपको 2019 में भी देखा, 20 में भी देखा, और मेरा मन था ये वीडियो 2021 में मैं ला दूं, लेकिन मुझे लगा चलो सुधार आएगा, 2022 ठीक करेंगे। आपने नहीं किया। 23 सेम चीज आपने की, 24 सेम चीज आपने की, 25 बिल्कुल आपने रिपीट करा। जैसा कि आपका नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, नेशनल लेवल पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेपर को बनाने के लिए, जेई मेन के लिए, पर आप इस जिम्मेदारी से बिल्कुल दूर भाग रहे हो। आप क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हो क्वांटिटी के चक्कर में। मैं समझ सकता हूं, जनवरी में आपको 4 दिन 8 शिफ्ट के पेपर बनाने होते हैं, अप्रैल में 4 दिन 8 शिफ्ट 16 पेपर डिजाइन करने होते हैं, और जब इतने सारे पेपर डिजाइन करने होंगे तो क्वालिटी कंप्रोमाइज होगी ही होगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे 2-3 कड़वे सवाल करना चाहता हूं, जो मुझे लगता है एज एजुकेटर कम्युनिटी होने की वजह से मुझे आपसे करने चाहिए, और मैं इस चीज की उम्मीद करता हूं आप इसको ध्यान से सुनेंगे और इसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। आप मुझे एक सिंपल सी चीज बताइए, सिली मिस्टेक्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इंसान पेपर बनाएगा तो सिली मिस्टेक्स होगा, पर जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाली मिस्टेक्स हो, मतलब बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर ही हैमर कर दिया जाए और वो भी रॉन्ग तरीके से, तो बहुत जोर से चोट लगती है लर्नर्स को भी और एजुकेटर्स को भी। मैं इस बात के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं कि आपने जनवरी में 4 पेपर लिए, अप्रैल में 4 पेपर लिए, बिल्कुल लो, पर नंबर ऑफ पेपर्स के मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, WBJEE भी तो पेपर बनाती है, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस करवाती है ना, हर साल एक पेपर करवाती है, और कितनी शानदार पेपर बनाती है। आप बोलोगे मैं कैसी बातें कर रहा हूं, कुछ प्रूफ मैं दिखाऊं, पूरे प्रूफ के साथ आया हूं, हर एक चीज बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझें और आने वाले टाइम में पेपर को सोच समझ के डिजाइन करें। सिली मिस्टेक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडवांस भी सिली मिस्टेक्स करता है, एनएससीसी ओलंपियाड से भी गलतियां होती है, पर ब्लंडर कंसेप्चुअल मिस्टेक्स की माफी नहीं होती है। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, बस कुछ क्वेश्चंस आपके पास, क्योंकि मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं रखना चाहता हूं, मैं तुरंत अपनी बात करना चाहता हूं। ये कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं इन सब पे बात करूंगा। ये वो क्वेश्चंस है जो गलत नहीं है, जो कंसेप्चुअली रॉन्ग है, जिसके आंसर्स आपने गलत दिए, कई कोचिंग ने भी आपको ठीक करने की कोशिश करी, पर आपने इसका आंसर प्रीवियस ईयर में भी चेंज नहीं करा। मुझे तो यह भी नहीं पता है कि इन पेपर को डिजाइन कौन कर रहा है, और जब आप आंसर्स को ठीक नहीं करते हैं तो आपकी मूलभूत जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है आंसर्स के लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस को पब्लिकली एक्सप्लेन करने का, इवन वेबसाइट पर भी डालने का। मैं कुछ ऐसे मुद्दों के साथ आया हूं जो बहुत ही ज्वलंत है, इस पे आप सबको विचार करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है, देखो पेपर तो ये भी बनाया WBJEE, ये WBJEE का पेपर है, ये भी जेई मेन लेवल का होता है। जरा देखो लेवल कैसा है, इसको कहते हैं क्वेश्चन, कहीं पर भी मिस्टेक्स नहीं देखेगा, इसको कहते हैं क्वेश्चंस। और आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो, मैं इसमें इतनी तरह की गलतियां हैं, इतना भयंकर मिस्टेक है, कंसेप्चुअली रॉन्ग, जिसकी माफी नहीं मिल सकती है। मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूं, आपने क्या पूछा था 8 अप्रैल शिफ्ट टू ईयर 2024 में, क्या पूछा आपने? आपने पूछा कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, और आपके पेपर सेटर इतने डम्ब हैं, इतने लो आईक्यू वाले हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता कि कार्बोऑक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, क्या फॉर्मिक एसिटिक प्रोपेनोइक ब्यूटेनोइक होता है। बस यही है कि आपको बस इतनी सी जानकारी है कि बस जितना ज्यादा प्लस आई लगेगा उतना पुअर एसिड होगा, बस इतना सा नॉलेज है आपके पेपर सेटर को। और मैं उम्मीद करता हूं 26 में भी आप ऐसा ही कुछ ब्लंडर मिस्टेक लेके आओगे। कोई भी फंडामेंटल इंसान जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज रखता है, उसको बढ़िया से पता है कि प्रोपेनोइक एसिड वीकर होते हैं ब्यूटेनोइक से भी और पेंटेनोइक से भी। प्रोपेनोइक एसिड का पीके वैल्यू 4.88 होता है, ब्यूटेनोइक एसिड 4.82 और पेंटेनोइक एसिड 4.86 होता है। फंडामेंटल अल्फा इफेक्ट भी आपके पेपर सेटर को पता नहीं है। ये वो चीज नहीं है जिसको हम सिली मिस्टेक्स की कैटेगरी में रखेंगे। ये इतना फंडामेंटल और इतना बेसिक है कि हर कोई इंसान जो जेई के फील्ड से, नीट के फील्ड से, या किसी भी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के फील्ड से जुड़ा हुआ है, उसको बढ़िया से पता है। मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशंस भी लेके आया हूं, आप ध्यान से देखो। प्रोपेनोइक एसिड एकमात्र ऐसा एसिड है जिसके अल्फा पोजीशंस पे CH3 जुड़ा हुआ है, और एज ए रिजल्ट जब हम इसका हाइड्रोजन हटाते हैं, कंजुगेट बेस बनाते हैं, तो कंजुगेट बेस बनाने के बाद जो ये अल्फा मिथाइल वाले हाइड्रोजन है, वो हाइपर करके डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। बढ़ी हुई स्टेबिलिटी की वजह से H पॉजिटिव वापस से आके खींच सकता है। इसी अल्फा मिथाइल ग्रुप के इफेक्ट के वजह से, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट के वजह से ये एसिड वीकर होती है। आप देख सकते हो फॉर्मिक 3.75 है,
एसिडिक 4.76 है, प्रोपेनोइक 4.88 है, ब्यूटेनोइक 4.82 है और पेंटेनोइक 4.86 है। इवन ये इतना खराब एसिड है प्रोपेनोइक एसिड, ये ब्यूटेनोइक और पेंटेनोइक से भी पीछे चला जाता है। मुझे तो सवाल कई लोगों से उठाने हैं। एनसीईआरटी वालों ने भी बहुत आराम से प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक को बीच से ही गायब कर दिया है। जब आप बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हो तो अच्छे से पढ़ाओ, और बच्चों से कुछ पूछ रहे हो तो अच्छे से पूछो। ये क्या ऑप्शन आपने बनाया है, फॉर्मिक, एसिडिक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, और जब लोगों ने क्लेम करा बोनस के लिए, आपने वो भी नहीं करा। एसिडिक स्ट्रेंथ का फंडामेंटल नॉलेज आपके पेपर सेटर को नहीं है। एक बार कंसीडर करो इन चीजों को। नेशनल लेवल पे पेपर बना रहे हो तो जरा सा सोचो। बोलोगे नहीं एक आध गलती हो जाती है, हाँ एक गलती की माफी दे दूंगा, चलो छोड़ो, अगले क्वेश्चन पे आओ। अभी इसमें जरा मुझे बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये आपने पूछा है ना, ये आपका 24 जनवरी शिफ्ट 1 ईयर 2023 का क्वेश्चन। एक छोटी सी चीज मुझे बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर है और क्लास में कोई भी स्टूडेंट जो भी पेपर को आराम से सॉल्व कर रहा होगा, या आपके सेटर जो पेपर को बना रहे होंगे, क्या बनाया आपने? सबको पता है कि 4 सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा रेजोनेंस है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। 4 इसमें से मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। और आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, 4 सबसे लास्ट में होना चाहिए। डिक्रीजिंग में भी अगर मैं लेके चलूं तो भी आपका कोई ऑर्डर सेट नहीं होता, और इंक्रीजिंग में लेके चलूं तो एक भी ऑप्शन ही नहीं है जिसका लास्ट में आपको 4 रखा है मैक्स स्टेबल को। कैसा ऑप्शन बना रहे हो और क्या सोच के बना रहे हो? क्या ऑक्टेट रूल भी नहीं पता है? क्या एक्सटेंडेड कंजुगेशंस भी आपको नहीं पता है? इतनी फंडामेंटल चीज कोई कैसे गलत कर सकता है? कंसेप्चुअली कोई कैसे रॉन्ग हो सकता है? सिली मिस्टेक्स हो तो मुझे समझ में आता है कि इंक्रीजिंग को डिक्रीजिंग बना दिया, ना ही आपका इंक्रीजिंग सेट हो रहा, ना डिक्रीजिंग सेट हो रहा, ना कोई ऑप्शंस मिल रहे हैं। क्या है ये? यहां पे क्लियर कोई भी देख के बता सकता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, हाईएस्ट अनस्टेबल है। तो सबसे अनस्टेबल जो होगा वो 3 होगा हमारे पास। 3 से थोड़ा आगे आते हैं, 3 के बाद हमारे पास 1 होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के बाजू में पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसके बाद हमारे पास इससे ज्यादा स्टेबल 2 होगा, नेगेटिव विड्रॉइंग के जस्ट पास है और यहाँ पर पॉजिटिव लोन पेयर के पास है, बढ़िया है। इसके बाद सबसे ज्यादा स्टेबल 4 होगा, क्योंकि सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो करेक्ट ऑर्डर 3 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 4 कोई भी नहीं है। ना तो इंक्रीजिंग में मिल रहा, ना ही डिक्रीजिंग में मिल रहा। बेसिक फंडामेंटल रेजोनेंस आपने गलत करा है। क्या क्या रिप्लाई है आपका इस पे? इस फंडामेंटल चीज को कोई कैसे गलत कर सकता है? आप बोलोगे नहीं 2 गलती माफ कर दो, लो तीसरी बता रहा हूं, मैं बस कुछ की बात कर रहा हूं। इस वीडियो को आधा घंटा खींचा जा सकता है, इतनी सारी गलतियां हैं, वो भी ब्लंडर कंसेप्चुअल मिस्टेक, ना कि सिली मिस्टेक्स। अब इसमें आपने पूछा है कि कितने ऐसे अमाइन कंपाउंड होंगे, नंबर ऑफ अमाइन कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग गिविंग सॉलिड विच आर सॉल्युबल इन एनएच। अब मुझे सबसे पहले एक बात बताइए, ये अमाइन कंपाउंड से आपका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय अमाइन कंपाउंड्स? अमाइन कंपाउंड्स हम उसको बोलते हैं जिसमें NH2 ग्रुप है, राइट? यही ना? अरे भाई, अमाइन उसी को बोलते हैं ना जिसमें NH2 ग्रुप लगा हुआ होता है, चाहे वो एलिफेटिक में हो, चाहे वो साइक्लिक में हो, चाहे वो एरोमेटिक में हो, या किसी भी साइड चेन में हो, उसको अमाइन बोला जाता है। और यहां पे बोला गया है कि अपॉन रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट, मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट किसको बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को, PHSO2Cl। 1 डिग्री अमीन से रिएक्ट कराओगे, तुरंत रिएक्शन होगी, HCl हट जाएगी और हमारे पास एक सल्फोनामाइड बनेगा। सल्फोनामाइड के पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा जो कि बेस में डिसॉल्व हो जाएगा। ये देखो यहां पे हो जाएगा ना भाई, हो जाएगा ना? आपने इसका आंसर 5 दिया, इसका आंसर 5 कैसे आता जरा मुझे बताओ। और आप में से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ का याद करिए। क्या सेमी कार्बाजाइड आपका हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता था, और बाद में जो कॉम्प्लेक्स बनता था, क्या वो NaOH में डिसॉल्व नहीं होता था? ये फंडामेंटल यूनिवर्सिटी एक्सपेरिमेंट है जो हर पेपर सेटर ने सॉल्व किया होगा अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स में। क्या आप वो भी भूल गए? तो कैसे बोल रहे हो ये कैसे बोल रहे हो? यहां पे क्लियर दिख रहा है, यहां पर अमीन है, NH2 है, ये एसिडिक हाइड्रोजन यहां पर अवेलेबल है, ये अमाइड है, छोड़ दो। यहां पर भी देखो, जब सेमी कार्बाजाइड रिएक्ट कर रहा है तो ये वाला NH2 रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि NH2 का लोन पेयर नहीं जा रहा रेजोनेंस में, ये अमाइड नहीं है, ये फ्री अमीन ग्रुप है, फ्री NH2 ग्रुप है, और यही अटैक कर रहा है, और इसी का एसिडिक हाइड्रोजन डिसॉल्व होगा NaOH के अंदर। ये वाला गलत है, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल हो जा रहा है जब सल्फोनामाइड बना रहा है, यहां पर भी अवेलेबल है, यहां पर भी अवेलेबल है, यहां पर भी अवेलेबल है, और बाकी के बाकी तो देख ही रहे हो, 3 डिग्री अमीन है। आपने 5 आंसर दिया है, इसका आंसर 6 आ रहा है। क्या रिप्लाई है इसका आपका? आप कंसेप्चुअली रॉन्ग कैसे हो सकते हो? मैं बार बार बोल रहा हूं, सिली मिस्टेक समझ में आता है, कंसेप्चुअल एरर कैसे हो सकता है किसी से? तो यार पेपर सेट कर रहे हो, मत लो ये 4 4 8 दिन 16 पेपर मत बनाओ।
WBJEE भी तो पेपर मैंने दिखाया बनाता है ना साल में एक बार, कितना शानदार बनाता। तो एक बार बनाओ ना यार, जनवरी में एक बार ले लो, अप्रैल में एक बार ले लो, क्या फर्क पड़ता है, 2 पेपर बहुत बढ़िया होता है। पर ये 16 पेपर बनाना और इस तरह की चीजें करना, बोलोगे हाँ यार थोड़ा सा गलती हो गया, इसमें क्या बोलोगे? इस जग जाहिर चीज है कि अल्कोहलिक KOH E2 का लैब रिएजेंट होता है। हर कोई स्टूडेंट अपने हायर सेकेंडरी लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे इस एक्सपेरिमेंट को करता ही करता है अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करने पर। अगर हमारे पास बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल होता है तो E2 हम कराते हैं। E2 का लैब रिएक्शन है। और पता है आपने क्या किया? Cl को हटा के OH लगा दिया। समझ में नहीं आता है कि क्या चाहते हो। अल्कोहलिक NaOH अल्कोहलिक KOH E2 कराएगा, ओलिफिनिक कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड बनना चाहिए। पूरे इंडिया ने इसका सॉल्यूशन दिया था डी, आपने इसको भी नहीं बदला। मैं मान सकता हूं कि सब्स्टिट्यूशंस के मूड में थे, सब्स्टिट्यूशन के मूड में थे तो एटलीस्ट मेंशन करना चाहिए था लोअर टेम्परेचर है, बहुत ही हल्का टेम्परेचर है, इतना कम टेम्परेचर है कि बीटा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं हो सकता। हालांकि अगर तुम देखोगे तो बनने वाला डबल बॉन्ड रेजोनेंस में जा रहा है, कंजुगेशंस में जा रहा है, तो SN2 को डोमिनेट कर जाएगा E2। एक बेसिक सी काइनेटिक्स की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। ऐसी चीजें जब मैं सुनता हूं ना, बहुत दर्द होता है, बहुत पेन में रहता हूं। ऐसी चीजें ना करें, प्लीज ना करें। कंसेप्चुअल एरर एक ऐसी चीज है जो इस चीज को दिखाती है कि आप में दम नहीं है। कम पेपर बनाओ पर अच्छा पेपर बनाओ। अच्छा पेपर जब बनाओगे, AI EEE पहले होती थी, CBSE कराता था, कितने बढ़िया क्वेश्चंस बनते थे, नहीं बनते थे? मैं फिर से बोल रहा हूं, सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, कैलकुलेशन एरर हो सकते हैं, एडवांस से भी हो सकता है कैलकुलेशन एरर। बहुत सारे लोग कैलकुलेशन एरर करते हैं, बट कंसेप्चुअली रोंग होना। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ ही नहीं पता है, फॉर्मिक एसिडिक प्रोपेनोइक ब्यूटेनोइक का। आपको E2SN2 कैसे कैसे काइनेटिक्स फॉलो करता है, दोनों में क्या रिएक्शंस कंडीशंस होते हैं वो नहीं पता है। हिंसबर्ग में हाइड्राजाइट सेमी कार्बाजाइट किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो नहीं पता है। तो मेरा सिंपल सा यही आपसे सवाल है कि क्या सचमुच में आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए? इसको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के हिसाब से लेना और सोचना कि मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाई है, आप देखो और इसको एक बार कंसीडर करो कि अगर पेपर कराते हो तो अच्छे से कराओ ना मेरे भाई। हम लोग तो एजुकेटर कम्युनिटी है, लर्नर कम्युनिटी, हमें तो बहुत अच्छा लगता है जब अच्छा पेपर आता है। हम प्राउडली बोलते हैं यार NTA ने कुछ ऐसा पूछा कि मजा आ गया। हमें बहुत अच्छा लगता है, आपके कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एडवांस से भी डेल्टा एक्स बेटर होते हैं और हमें बहुत खुशी होती है उनको सॉल्व करते हुए। पर इस तरह की चीजें जब पेपर में दिख जाती है ना तो बहुत बुरा लगता है। लगता है कि यार एक अच्छा एजेंसी अच्छे से पेपर सेट करे, मतलब ये सारी चीजें फ्यूचर में देखी जाएंगी ना। आप ये तो सोचो 2024 में, 2023 में जो आपने गलती की, आंसर कीज नहीं बदला या बोनस दे दिया, ये आगे जाके देखा जाएगा। आज से 10 साल के बाद जब बच्चे इन PYQs को बना रहे होंगे तो हंसी आ रही होगी कि कैसे एग्जाम कराया गया। तो यार ऐसा काम ना करो जो हंसने वाला है, वो काम करो जो एक्चुअली में एक हम लोग एग्जाम्पल दे सके कि यार देखो ऐसा पेपर बनाए कि आनंद ही आ गया। तो इसका जरा ख्याल रखो यार। देखो पेपर कितना सही बनाया इन लोगों ने, इस साल में एक पेपर बनाते हैं, जबरदस्त बनाते हैं। ऐसा पेपर ना होना, इस तरीके का पेपर कितना जबरदस्त पेपर है, देख रहे हो? इस तरह का पेपर बनाओ ना, मजा ही आ जाए इन सब चीजों को देख के। अच्छा खासा स्टीरियोकेमिस्ट्री यूज करो, बहुत कुछ है पूछने के लिए। तो ये सब चीज पूछो ना, क्या पूछ रहे हो यार? मतलब कंसेप्चुअल मिस्टेक बहुत बुरा होता है, ये किसी की कमजोरी को दिखाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को सुनेंगे आप तक मेरी बात पहुंचेगी। कम एग्जाम कराओ ना, पर अच्छे से कराओ ना। क्या प्रॉब्लम है? क्या ही हो जाएगा? क्यों करा रहे हो 16 शिफ्ट? मत कराओ ना, 2 शिफ्ट ही कराओ ना। एक जनवरी में, क्या अप्रैल में, मजा आ जाएगा। यही काफी, अच्छे से पेपर बनाओ, अच्छा क्वालिटेटिव एग्जाम कराओ, बहुत बढ़िया रहेगा। थैंक यू सो मच।